अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा रहमान और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब चैनल। तो मैंने सोचा आज कोई वीडियो ना बनाऊं। आज अपने बारे में बताऊं कि मैंने आईसीएसबी में कैसे रिकमेंडेशन हासिल की, मैंने कमीशन कैसे क्लियर किया, मैंने पाकिस्तान आर्मी कैसे ज्वाइन करी। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं ताकि आप लोग अगर जब कमीशन टेस्ट देने जाएँ या किसी भी जॉब के लिए आप जाएँ अप्लाई करने के, तो आपको एक मोटिवेशन मिले। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मगर ये होता है जैसे मैं भी जब अप्लाई कर रहा था मैंने भी बहुत सारे, जैसे मेरा कज़न मेरा था वो माशाल्लाह से पायलट ऑफिसर बनने वाला था, वो रिसालपुर में ट्रेनिंग कर रहा था जीटी पायलट की। तो मैंने उससे जब पूछा आईसीएसबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब उससे मैंने चीज़ें सीखी तो मुझे मोटिवेशन मिली, जिस पर मैंने आईसीएसबी में रेकमेंड हुआ 143 लॉन्ग कोर्स के अंदर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एज ए कमीशन ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी आपको जर्नी पसंद आई या नहीं आई। तो स्टार्ट से एंड तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। जैसे कि मैंने अपनी बायोग्राफी की वीडियो अपलोड करी थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी में एज आ आर्मी ऑफिसर कैसे रिक्रूट हुआ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना स्कूल रेंजर्स पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया था, मैंने रेंजर्स पब्लिक स्कूल से। अब मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया था 2016 के अंदर। तो वहाँ से मुझे पता चला था कि आर्मी ऑफिसर कैसे रिक्रूट होते हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड आर्मी का नहीं है। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मगर उनका ताल्लुक किसी आर्मी नेवी या एयरफोर्स से नहीं है। वो एज ए सिंध गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं। और फिर मुझे बाकी हमारी फैमिली जो है वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है। हमारे हर घर के अंदर मेरी मदर भी बहुत वेल एजुकेटेड है। तो हमारे पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो वेल एजुकेटेड है। मेरे मेरे सारे भाई अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही है। बाकी बात ये करते हैं, मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली। जैसे मैंने मेट्रिकुलेशन क्लियर किया तो मुझे पता चला कि कैडेट कॉलेज में अगर आप जाएँ तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फिर मैंने क्या करा, कैडेट कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर मैं पिटारो कैडेट कॉलेज चले गया। वहाँ टेस्ट दिया मैंने, मेरा टेस्ट क्लियर हुआ। फिर टेस्ट में कुछ थोड़ा इशू विशू हुआ था मेरे साथ, मगर फिर बाद में उन्होंने मुझे एडमिशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर एडमिशन एक्सेप्ट होने के बाद फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल लाइफ थी, बहुत घबराया हुआ था। फ़र्स्ट टाइम पेरेंट्स से दूर, घर से दूर, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। ये अगर मेरी कोई वो बात सुन रहा है जिसने किसी जगह हॉस्टल रहा है या पेरेंट्स से दूर रहा है, वो मेरी बात सही तरीके से समझ पाएगा। पेरेंट्स से दूर रहना इतनी आसान बात नहीं होती। घर से दूर रहना सबसे बड़ी बात, और विदाउट मोबाइल सबसे बड़ी बात, ये इम्पॉसिबल होता है। तो मैं फिर वहाँ पे मैं 2 साल अपना 2 साल के बाद पास आउट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। मैंने वहाँ ये करा था कि मैंने वहाँ, हमारा तो ये होता है कि आईसीएसबी के जब टेस्ट आते हैं नेवी के, तो वहाँ इनिशियल टेस्ट हमारा वहीं कंडक्ट हो जाता है। वहाँ हमारा इनिशियल टेस्ट कंडक्ट हुआ था नेवी का। मुझे नेवी में जाना ही था। बाकी मेरा ड्रीम जॉब तो यही थी नेवी की, मगर मुझे फ़िलहाल उस वक्त नहीं अप्लाई करना था, मगर सब कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया। दैन फिर मेरा इनिशियल टेस्ट कंडक्ट हुआ और मैं इनिशियल टेस्ट में क्लियर हो गया। फिर हमारा फ़िज़िकल टेस्ट था, मगर फिर मैं नहीं गया फ़िज़िकल टेस्ट देने के। मैंने बोला मैं पूरा माइंड बनाकर अप्लाई करूँगा। तो फिर जब हम घर पर आ गए, हम लोग पास आउट हो चुके थे, हम लोग घर आ चुके थे, सारे कैडेट्स जो थे पास आउट वो सब घर आ चुके थे, मैं भी अपने घर आ चुका था। फिर मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे मैं मीटअप किया, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के टेस्ट आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो। तो मैंने बोला नहीं है, मैं तो आईसीएसबी दूंगा, तो मैं इंशाल्लाह मैं रेकमेंड हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई देखो, तुम चांस नहीं लो ऐसा, तो रिस्क ना लो। उनकी बात ठीक थी कि रिस्क ना लो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉट रिकमेंड हो गया तो मेरी यूनिवर्सिटी का एडमिशन रह जाएगा। जब भी मैंने अपना फ़िज़िकल टेस्ट छोड़ा था नेवी का, मैंने क्या करा, मैंने एनईटी के टेस्ट आए हुए थे उस टाइम पर, तो मैंने एनईटी का टेस्ट दिया, तो मैं पास हो चुका था और मेरा बीएस पॉलीमर में एडमिशन हो गया था एनईटी के अंदर। वहाँ मेरा 3 महीने पढ़ा। वो 3 महीने के बाद, वो 3 महीने से पहले पहले मैंने क्या करा था, मैंने अपने मेजर साहब थे हमारे एक, उनसे मैंने कॉल पे बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करो, लॉन्ग कोर्स आने वाला है। मैंने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त अप्लाई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। मेरा इनिशियल टेस्ट हुआ, इनिशियल टेस्ट देने गया, वो सब क्लियर। वो मेरे लिए एक सिंपल सी चीज़ थी इनिशियल, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और फिज़िकल भी अच्छा था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था।
मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रहा, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसा था कि मतलब सही जिसको बोलते हैं ना वैसा। तो मैंने अपना इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करा, इनिशियल टेस्ट मैंने क्लियर किया। फिर इनिशियल टेस्ट के बाद मेरा फ़िज़िकल टेस्ट हुआ, जो मेरे लिए बहुत ही इजी था, इजीली पास करना उसको। मेरी थर्ड या फोर्थ पोजीशन आई थी, मुझे अभी भी याद है, फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर। तो मैंने फ़िज़िकल टेस्ट अपना क्लियर किया, दैन मेरा मेडिकल भी क्लियर हुआ। मेडिकल के बाद फिर हमारा इंटरव्यू होता। इंटरव्यू में तो आपको पता है, इंटरव्यू तो 3 लोगों का होता है। इंटरव्यू मेरा बहुत ख़राब गया था, फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। इंटरव्यू मेरा ख़राब गया था, मगर मुझे बहरहाल फॉर्म मिल गया था आईसीएसबी का। फ़र्स्ट टाइम आईसीएसबी का पहला फॉर्म मिला था। फिर मैंने उस टाइम पे वापस नेवी में अप्लाई किया, कर चुका था मैं नेवी में। वो नेवी की मेरे सारे इनिशियल टेस्ट और मेरे फिज़िकल मेडिकल सब चीज़ क्लियर हो चुकी थी, इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका था। मुझे आईसीएसबी का फॉर्म नेवी का भी था मेरे पास। मुझे जाना था नेवी में अप्लाई करने के लिए, आईसीएसबी के लिए। मगर मेरे सर को मैंने कॉल करी, सर को मैंने बताया कि सर मेरे पास 2 फॉर्म हैं, और मेरा नेवी का भी आईसीएसबी का फॉर्म है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास आर्मी पीएमए का भी आईसीएसबी का फॉर्म है। अब आप बताएं मैं किस में अप्लाई करूं। तो सर ने मुझे बताया तुम्हें किस में जाना है। मैंने बोला सर मुझे नेवी में जाना है अप्लाई करना। तो सर ने बोला अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँ तो तुम वो बात मानोगे। मैंने बोला जी सर मैं ज़रूर मानूंगा आपकी बात। सर ने बोला तुम पीएमए की आईसीएसबी दो, 143 दी। तो मैंने बोला सही है सर, पीएमए की दे देता हूँ। तो मैंने सर से रीज़न पूछा। मैंने बोला सर रीज़न थोड़ा आप बता देंगे तो ज़्यादा फिजिबल होगा मेरे लिए। सर ने बोला कि पीएमए का बैच बड़ा बनता है बनिस्बत नेवी के। नेवी के कैडेट्स बहुत छोटा बैच पास आउट होता है। आर्मी का जो बैच बनता है 750-800 कैडेट्स का बैच पास आउट होता है आईसीएसबी। जब मतलब जो भी जब उनका पास आउट होता है, इससे मतलब ये है कि उनकी ज़्यादा सीट बनती है। जैसा कि आपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जितने भी कैडेट्स हैं ये सारे पास आउट हो रहे हैं वो कमीशन से अपने। तो ये इससे ही पता चलता है कि इनकी सीट्स ज़्यादा होती है। नेवी का बहुत कम छोटा बैच बनता है, मेरे ख्याल में 100 या 150 कैडेट्स का बैच बनता है। तो उन्होंने मुझे बताया, जब भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम आईसीएसबी आर्मी का दो। मैंने अल्लाह का नाम लेके फॉर्म फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म जमा करा दिया एएसआरसी में जाकर, और अपनी सब चीज़ें मेरी ठीक। अच्छा हाँ, मेरा हाँ फॉर्म तो जमा हो गया था। फॉर्म में हाँ, जिस दिन मैं फॉर्म जमा कराने गया था उस दिन वो फॉर्म जमा करने वाले थे ही नहीं, वो एयरपोर्ट गए हुए थे किसी काम से। तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइएगा। तो मैं फिर कल, मेरा एक दिन थोड़ा वो ज़ाया हो चुका था, तो मैं कल गया था फॉर्म जमा कराने। तो मतलब एक दिन की ख्वारी हो गई थी, वो मुझे आपको बताना था कि एक दिन की ख्वारी के बाद फिर मैं वापस गया फॉर्म जमा कराने, और मेरा फॉर्म सबमिट हो गया था। फॉर्म जमा होने के बाद हमारे घर में इंसिडेंट हो गया था। एक मेरी पुप्पो की डेथ हो चुकी थी, जिनसे मैं बहुत क्लोज़ था। उनका ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जैसे ही उनकी डेथ हुई उसके 2019 में, हाँ 2019 में मुझे जैसे ही उनकी डेथ हुई उनके कुछ वीक्स बाद मुझे कॉल लेटर आया आईसीएसबी का कि मेरी डेट आ चुकी थी आईसीएसबी की। मलीर आईसीएसबी मलीर की डेट थी मेरी, और मुझे याद है अभी भी मेरी डेट, मेरी बर्थडे के दरमियान डेट थी मेरी, क्योंकि 4 तारीख को मेरी बर्थडे थी, 4 मार्च को, और इसी टाइम मेरी आईसीएसबी भी थी। अब मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में 2 से 6 थी आईसीएसबी, या 2 से 7 थी, या 3 से थी। मगर ये याद है कि 4 तारीख बीच में थी, क्योंकि 4 तारीख को मेरी बर्थडे थी। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ मार्च में थी मेरी आईसीएसबी स्टार्टिंग डेज में। तो मैं जाना तो नहीं चाहता था आईसीएसबी देने, मगर मेरे फादर ने मुझे कन्वेंस किया कि तुम जाओ आईसीएसबी दो, अपना नेक्स्ट पे छोड़ो, अभी अप्लाई करो। तुम्हें वैसे ही एक दफ़ा नेवी की छोड़ चुके हो आईसीएसबी, तो तुम इसमें जाओ, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम उसमें जाके आईसीएसबी दो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था जाने का, मगर मैं गया। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था आईसीएसबी का। तो मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त वोस्त भी ने अप्लाई किया हुआ है, मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स ने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा अपनी जर्नी बता देता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे करी थी। तैयारी मैंने कुछ ही करा था। तैयारी में मेरी, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरी इंटेलिजेंस अच्छी थी। हमें वहाँ पे मैंने, जब हम कैडेट कॉलेज में थे तो वहाँ पे हमारे ये मेजर साहब जो थे ये हमारी क्लासेस लेते थे कुछ आईसीएसबी की। तो मैं लास्ट में बैठता था वहाँ जाके, भले मेरे दोस्त बैठे या नहीं बैठे, क्योंकि मैं आया ही इसलिए था कैडेट कॉलेज में कि मैं लाजमी एक कमीशन ऑफिसर भर्ती हूँ।
क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स ऐसे भी थे जो मेरे दोस्त थे, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको ज़रूरत नहीं थी किसी भी जगह जाने की। माशाल्लाह उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। तो किसी बहुत से कैडेट्स को तो शौक़ भी नहीं था कि वो किसी जगह जाके कमीशन ऑफिसर भर्ती हो, बल्कि उनको तो माँ बाप ने ज़बरदस्ती उनको हॉस्टल लाइफ में भेजने के लिए उनको वहाँ भेजा हुआ था। तो बहुत सारे कैडेट्स तो ऐसे भी थे, मगर मेरा तो ये था कि मुझे पैसे वसूल करने अपने, तो मैं क्लासेस डेली लेता था जाकर। ICSB के डेली नहीं, वीक में 1-2 टाइम्स होती थी। बाकी मैं सर से विज़िट करता था कि सर आज भी आप क्लास लें। जस्तुज होती है एक मेरे अंदर ना ये चीज़ की। तो फिर मैंने क्लासेस लेता तो मेरी इंटेलिजेंस अच्छी थी। मगर मैं जब भी तैयारी करी थी, तैयारी मैंने कहाँ से करी थी, तैयारी मैंने करी थी GoTest.pk से। GoTest एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने तैयारी करी थी। वहाँ ऑनलाइन MCQs कंडक्ट होते हैं जिस पर आप अपनी स्कोरिंग देख सकते हैं कि आपकी अभी हालत कैसे हैं, तैयारी के मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसी है। एक आता है PARKMCQs.pk, वो भी वेबसाइट बहुत अच्छी है, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसके मतलब मुश्किल होते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस आर्मी में नहीं पूछते, उससे थोड़ा इजी पूछते हैं, मगर जब आप मुश्किल सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करी थी। जनरल नॉलेज मैं बहुत वीक था, जनरल नॉलेज मैंने बहुत मेहनत करी। और मैं आपको इतना बताऊं, आप मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मुझे 190 कंट्रीज़ के कैपिटल तक याद हो गए थे। 190 कंट्रीज़ के कैपिटल्स याद थे मुझे ज़ुबानी। इतनी मेरी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो गई थी, मैंने इतना पढ़ा था, मैं दिन रात सुबह से लेकर रात तक पढ़ता रहता था मैं जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप कमीशन देने जा रहे हैं तो मैं जनरल नॉलेज में बहुत स्ट्रॉन्ग करा था। मैंने अपने ये जो क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डिस्टेंस, बाजू का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक गाड़ी जा रही है, उसकी 75 किलोमीटर आवर पर की स्पीड है और उसको वहाँ पहुँचना है 3 मिनट के अंदर उसको वहाँ पहुँचना है, तो उसको बताएं इसका डिस्टेंस कितना लगेगा। तो ये क्विक क्वेश्चन होता है जिसके फार्मूलाज होते हैं बहुत सारे, जैसे कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 60 का फार्मूला होता है। तो उसको क्विक सॉल्व करना होता है और फ़ौरन आपको बताना होता है। ज़्यादा देर लगाएंगे तो ज़्यादा सही नहीं होता, जितना आप क्विक बताएंगे तो उन पर ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। जनरल नॉलेज मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मुझे प्राइम मिनिस्टर के नाम, ज़्यादा कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पता थे, वर्ल्ड वॉर की बहुत सारी डिटेल पता थी मुझे। मैंने बहुत डीप में चले गया था, मुझे सब कॉन्टिनेंट की पूरी डिटेल पता थी, किस टाइम क्या पास हुआ, सिमिलर डेपुटेशन कब हुई, कौन कौन से लॉर्ड माउंटबेटन, उससे पहले लॉर्ड वेवल, लॉर्ड कर्जन, सब की चीज़ें मुझे याद हो गई थी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत करी थी चीज़ में। तो वैसे तो मैं दिल नहीं था, मेरी आंटी की वजह से मुझे बहुत सैड था। तो मगर मैं जब भी गया मेरा रिपोर्टिंग देता फर्स्ट टाइम पे, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, मगर मैं उनसे मिला नहीं। अगर आप किसी अपने दोस्त से मिल लें तो वहाँ वो समझेंगे कोई के साथ इन्होंने एकेडमी में तैयारी करी है, जो कि एक इलीगल है एकेडमी में तैयारी करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे क्या सभी करते हैं एकेडमी में तैयारी, जो कि एक इलीगल है। अगर आप बताएं वहाँ पे तो आप वो नॉट रिकमेंड कर देते हैं, अगर आप नहीं बताए तो उनको कुछ भी पता नहीं चलता। बाकी आपका फर्स्ट मेरा 5 दिन का था ICSB ना, 5 डेज़ थी मेरी मलिर के अंदर ICSB के। मैं पहले दिन गया, मेरी रिपोर्टिंग दे था, तो मैं बहुत फॉर्मल होकर गया था, ड्रेस शर्ट पहनने गया था और टाई नहीं लगाई हुई थी, मैंने ऐसे ही गया था। तो फिर हमारा वहाँ हमें तमाम डॉक्यूमेंट, हमारा लेटर चेक हुआ। फिर लेटर चेक होने के बाद हमें ICSB में एंट्रेंस मिली। एंट्रेंस के बाद हमारा बैग चेक हुआ। बैग चेक होने के बाद हम अंदर गए। अंदर हमें रूम अलॉट हुआ, रूम के बाद बेड भी अलॉट हुआ हमें, और हमारा कबर्ड अलॉट हुआ हमें। मैंने तमाम सामान वामान रखा और अपने 1-2 कपड़े प्रेस होने के लिए दी इंटरव्यू वाले, क्योंकि थोड़ा सा वो बैग में रखे ना, उस पर वो आ गए थे, थोड़ी सिलवटें आ गई थी उस पर। तो इस वजह से मैंने इसको लॉन्ड्री वाले को दे दिया था ताकि वो प्रेस करके लेकर आ जाए, मेरा अगले दिन इंटरव्यू होता। तो इस वजह से मैंने लॉन्ड्री वाले को दे दिया था। तो उसको मैंने पैसे वैसे दिए, जो लॉन्ड्री के वो होते हैं पैसे, में 30-40 रुपये होते हैं प्रेस करने के, वो मैंने इसको दिए। तो वो देने के बाद फिर हमें बुलाया गया कि आप पिक्चर खिंचवानी है आपको। फिर एक फ़ोटोग्राफ़र था, उसने हमारी पिक्चर ली सबकी। पिक्चर लेने के बाद हमें बुला लिया गया ऑडिटोरियम के अंदर। ऑडिटोरियम में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए,
और मुझे याद नहीं है सही तरीके से क्या क्या हुआ था हमारे साथ। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद हमें फिर भेज दिया गया वहाँ पर। और मैस में हमारा लंच हुआ था या पता नहीं ब्रेकफास्ट हुआ था, मुझे याद नहीं है सही से, लंच हुआ था शायद। लंच के बाद ज़ोहर वोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस हम ऑडिटोरियम गए। हमारे कुछ टेस्ट कंडक्ट हुए। टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फिर हम नहीं, टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई था, कुछ टेस्ट कंडक्ट हुए थे। फिर हम चले गए वापस। हम शाम, मेरे ख्याल में शाम हो गई थी हमें, हाँ। फिर शाम की असर की नमाज़ पढ़ी, असर के बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, डिनर करा। डिनर के बाद रूम में गए। फिर जो भी हम साथ थे हमारे, उनसे मैं मिला। मुझे याद है अभी मेरे साथ, अभी भी वो मेरे साथ ऐड हैं। मेरे साथ एक आतिफ भाई थे जो आर्मी में एज एविएशन में थे, वो एविएशन डिपार्टमेंट में सोल्जर थे वो। अभी भी उनसे मेरी बहुत अच्छी बात है। और आतिफ भाई थे, और एक थे हैदर बंगश थे, उससे भी मेरे पास ऐड हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पर। और मेरे एक थे मेरे पास राहिम ख़ान दुरानी, वो भी माशाल्लाह से मेरे साथ थे। और उनके फादर भी माशाल्लाह से मेजर, रिटायर्ड मेजर थे, तो वो भी थे। और एक थे खान साहब, उनको मैं खान साहब बोला था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो भी थे। वो वज़ीरिस्तान से आए हुए थे माशाल्लाह से। तो हमारा बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी आपस में। तो फिर देन नेक्स्ट डे हमें बुलाया गया वापस ऑडिटोरियम में। सुबह सुबह हम उठ गए, नमाज़ पढ़ी फजर की। मेरी आदत है कि सुबह मैं उठ के सबसे पहले नहाता हूँ, मैं नहाता हूँ सबसे पहले। मैं नहाया, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर और देन हम गए मैस में, हमने लंच किया। अब मैं वापस फॉर्मल होके गया था, फॉर्मल था मैं पूरा। और फॉर्मल होने के बाद हम ऑडिटोरियम में गए, वहाँ हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ, साइट टेस्ट, आईसीएसबी स्टोरी राइटिंग, और पता नहीं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो सब टेस्ट कंडक्ट हुए। अच्छा, वो स्क्रीन आउट होता है उस दिन स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। हाँ, मेरा अच्छा वो याद आ गया। वर्बल टेस्ट था हमारा, नॉन वर्बल टेस्ट था। ये दो टेस्ट के बाद एक होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़ेल हो जाएं तो आपको स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। अब पता नहीं, मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक पता है कि अब स्क्रीन आउट नहीं किया जाता। हमारे टाइम पे तो कर दिया जाता था स्क्रीन आउट, मतलब घर भेज देते थे। अगर आप फेल हैं तो आपको निकाल देते थे। तीन तीन वो थे कैंडिडेट्स जिनको स्क्रीन आउट कर दिया गया था। मैं डरा था कि मेरा नाम तो नहीं है, हालांकि मेरे टेस्ट तो अच्छे हुए थे, मगर एक डर तो होता है ना किसी चीज़ का कि आप फेल हो जाएं या नहीं हो। तो मैं डर तो रहा था मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेल नहीं हुआ। मेरा टेस्ट वेस्ट क्लियर हुआ। फिर हम आगे, हमारे फर्दर प्रोसीडिंग हुई। फिर तमाम टेस्ट कंडक्ट हुए हमारे स्टोरी राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और पिक्चर स्टोरी राइटिंग, पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। तमाम टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फिर दूसरा दिन था हमारा। दूसरे दिन फिर हम पूरा, मतलब हमें असर हो गई थी सुबह से लेकर तमाम टेस्ट की, इतना लंबे टेस्ट थे हमारे। अब उन टेस्ट का रिज़ल्ट ये होता है कि उन टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता। आप भले उसमें पास फेल का नहीं होता, वो बस आपकी साइक देखने के लिए वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं कि आपकी साइक कैसी है, पॉजिटिव है या आपकी साइक नेगेटिव है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं और ऐसे सेंटेंस आपको बनाने होते हैं या ऐसे स्टोरीज़ बनानी होती है कि उसमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, कि आप नेगेटिव तो नहीं सोचते इतना, क्योंकि बंदा हमेशा स्टोरी, पिक्चर आपके सामने मैं रख दूँ, आप ऐसी स्टोरी बनाएं जो अपनी, मतलब कोई भी एक पिक्चर रख दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई, ये एक मैंने पिक्चर रख दी है सामने, ये सामने आपकी पिक्चर आ रही होगी, मैंने पिक्चर रख दिया आपकी, आप कोई स्टोरी बनाए। बहुत सारे कैंडिडेट ये स्टोरी बनाएंगे कि एक आर्मी का दस्ता जंग करने के लिए जा रहा है, जो कि नेगेटिव है। अब वो कोई ये बनाएगा कि ये पास आउट होना है, अपनी 2 साल मेहनत के बाद ये सब कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव है। तो ऐसी चीज़ें आपसे देखी जाती हैं साइक के इंटरव्यू के लिए, तो इसलिए वो सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं आपसे। तो हमें शाम हो गई ना, फिर हम शाम की नमाज़ पढ़ के हमने फिर हमारा नमाज़ पढ़ने के बाद हम रूम में गए, थोड़ा रेस्ट किया, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर डिनर हुआ, फिर हम सो गए। फिर तीसरे दिन हमारा ये हुआ, तीसरे दिन हम वापस ऑडिटोरियम में गए नाश्ता वाश्ता करके। ऑडिटोरियम में गए, ऑडिटोरियम में हमें स्पीच हुई, जीटीओ आए, जीटीओ ने हमारे तमाम चेस्ट नंबर दिए, अलॉट हुए चेस्ट नंबर हमें। फिर चेस्ट नंबर हमने पहने, चेस्ट नंबर पहनने के बाद हमें जीटीओ साहब ले गए। अब जीटीओ साहब देखने में तो सख्त लग रहे थे हमारे बहुत, क्योंकि जीटीओ हमारे बहुत मतलब एक लग रहे थे कि वो माशाल्लाह से ऑफिसर हैं। उनसे तो मैं मिला भी था, मेरे ख्याल में 1.5 महीना हो गया उनसे मिला था मैं, तो इत्तेफाक से मुझे मिल गए थे उनको। मुझे तो याद थे वो, मगर मैं उनको याद नहीं था। मगर बहरहाल तो अच्छे थे, जीटीओ तो अच्छे थे, मगर बहुत टफ़ लग रहे थे वो।
तो उन्होंने बहुत सारे टास्क दिए, हमने वो टास्क मुकम्मल करे। ऑब्स्टिकल मैंने 7 ऑब्स्टिकल करे थे, 9 ऑब्स्टिकल होते, मैंने 7 ऑब्स्टिकल करे थे। मंकी ब्रीच में बहुत कैडेट्स बोल रहा हूँ, कैंडिडेट्स घबराते हैं, घबराने चाहिए, नीचे देखने नहीं, आपने सीधे सीधे आगे बढ़ते रहना है। मंकी ब्रिज बहुत ऊंचा होता है, पूरा ICSB सेंटर दिख रहा होता है उस मंकी ब्रिज से। बाकी ऑब्स्टिकल तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी था क्योंकि मैं कैडेट कॉलेज से था, तो फिज़िकल फ़िटनेस तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरा सारा कमांड टास्क अपना कंप्लीट करा, कमांड टास्क मेरा बहुत अच्छा हुआ था। मैं आगे बताऊँगा आपको अपनी वीडियोस में ICSB के कि आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी सिलेक्शन होती है। GTO बहुत मैटर करता है ICSB के सिलेक्शन में, क्योंकि GTO आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ चेक करता है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो आपको ICSB में रेकमेंड नहीं करेंगे। तो GTO सबसे बड़ा मतलब समझ लें आपकी रिकमेंडेशन मैटर करते हैं। मेरे GTO टास्क अच्छे हुए थे, सारे टास्क तो अच्छे ही हुए, मगर मेरा कमांड टास्क अच्छा होता है। कमांड टास्क होता है आपका इंडिविजुअल टास्क होता है, जिसमें आपको कमांड मिलती है और आपके साथ कुछ बंदे होते हैं जिनको आप कमांडिंग करते हैं। तो कमांड टास्क मेरा बहुत अच्छा हुआ था, भले मेरा कमांड टास्क कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स का होता ही नहीं है, तो मेरा कंप्लीट नहीं होता, मगर मैंने कमांडिंग बहुत अच्छी की थी, जैसे मुझे लगा है कि मैंने अच्छी की थी। सभी ये बोले थे कि तुमने कमांडिंग बहुत अच्छी की है। तो फिर मैंने ये होने के बाद हम लोग चले गए, फिर हमारा इंटरव्यू था साइकोलॉजिकल इंटरव्यू था हमारा। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू देने गए, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हुआ मेरा। तो उन्होंने कुछ गंदे सवाल तो नहीं पूछे मुझसे, बस सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि मैं आया जब अंदर, तो उन्होंने बोला कि बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तो मैंने उन्होंने हाथ खुद ही बढ़ाया, मैंने हाथ बढ़ा दिया। तो हाथ बढ़ाने के बाद उन्होंने बोला तुम्हें हाथ में पसीने क्यों आ रहे हैं? मैंने बोला सर पसीने तो नहीं आ रहा कुछ भी। बोला नहीं आ रहा, पक्की बात है? मैं बोला हाँ सर पक्की बात है। तो बोले तुम पिटारो कैडेट कॉलेज में हो तो वहाँ तो गंदे काम होते हैं बहुत। मैंने बोला सर मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है, अगर होते होंगे तो हमारे साथ तो नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले क्यों, तुम्हारे साथ क्यों गया, तुम तो अच्छे देखती हो बहुत। मैंने बोला सर नहीं मेरे साथ तो नहीं गया, मैं तो खुद कैडेट कैप्टन था वहाँ पे, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी वहाँ पर, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। बोले पक्की बात है? मैं बोला हाँ सर पक्की बात है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे FSC में इतने कम मार्क्स क्यों हैं? मैंने बोला सर मेरे जितने मार्क्स हैं मतलब मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं कॉलेज में। बोलना अच्छा मतलब तुम्हारे कॉलेज बहुत घटिया है। मैंने बोला नहीं सर कॉलेज घटिया नहीं है, अच्छी परसेंटेज है मेरी। बोलना तुम्हें कैसे पता है परसेंटेज अच्छी है? मैंने बोला सर A ग्रेड है तो अच्छी होगी ना। तो बोलना है भाई इससे भी अच्छी परसेंटेज आती हैं लोगों की। मैं बोला सर माशाल्लाह सर आती होंगी। और उन्होंने पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? मैंने बोला रेड। बोला रेड क्यों है फेवरेट कलर? मैंने बोला सर बस रेड फेवरेट कलर है ऐसी। बोला अच्छा। तो बोला अपनी कोई डिसएडवांटेज बताओ। मेरी डिसएडवांटेज बताई अपनी। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा, मैंने अनफॉर्गेटेबल इंसिडेंट लिखा हुआ था फॉर्म पर, तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारा इंसिडेंट जो लिखा हुआ है ये सच है या झूठ है? मैं बोला सर सच है, बिल्कुल सच है। तो बोलना सही है। तो उन्होंने पूछा कि ये कब से मक्खी तंग कर रही है मुझे, इसको पकड़ो। मैं मक्खी पकड़ने उठा तो उन्होंने बोला कि स्प्रे लो, स्प्रे करो उस पर। तो मैंने स्प्रे करा, उन्होंने बोला वापस बैठ जाओ, तुमने पूरा रूम गंदा कर दिया इस पर। तो उन्होंने बोला ये स्प्रे रखा हुआ है रूम स्प्रे, ये कर दो। वो फ्रेगनेंस वाला स्प्रे था तो वो मैंने कर दिया। तो उन्होंने बोला ये गिलास पानी भरो इस गिलास में। मैंने पानी भरा गिलास में। बोला इसको फेंक दो। मैंने पानी भरा, मैं उठाने के लिए फेंकने लगा। बोला सर रुक जाओ वापस रख दो। मैंने वापस रख दिया। तो बोलना ओके जेंटलमैन थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं चली गया रूम से बाहर। फिर रूम से बाहर गया, फिर मैं रेस्ट करा, मैं सो गया जाकर। फिर डिनर विनर करा नेक्स्ट डे। फिर हम वापस उठे। फिर हमारा था उस दिन बस कुछ नहीं था, हमारा था डिप्टी का इंटरव्यू। डिप्टी का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। डिप्टी के इंटरव्यू में बहुत हंसी मजाक उन्होंने किया मेरे साथ। मैंने तो हंसी मजाक नहीं किया, मुझे तो पता था वो क्यों हंसी मजाक कर रहा है। फिर हर चीज़ परफेक्ट हुई मेरी। कुछ सिचुएशंस थी जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अपने वीडियोस के अंदर, कैसी कैसी सिचुएशंस आपको दी जाती हैं। वो सिचुएशन मुझे दी थी, अगर मैं आपको भी बता दूंगा तो आगे वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा मेरा। जब मैं डिप्टी के साइक के इंटरव्यूज़ की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। कुछ चीज़ें मैंने उनको बताना भूल गया, जैसे मैं बता नहीं पाया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें नहीं बताई। ज़्यादा चीज़ें सही बताई थी वैसे तो मैंने। तो वो मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि तुम किसी एकेडमी से पढ़ कर आए हो, किसी एकेडमी से पढ़ कर आए हो। मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं पढ़ कर आया। अच्छा वो जो डिप्टी थे ना वो बार बार सिगार पी रहे थे, उनका रूम बिल्कुल धुआं धुआं हुआ था, वो सिगार पी रहे थे ना। तो मैं बिल्कुल काम था, मैं बिल्कुल तरीके से, एक स्माइल थी चेहरे पर, एक मतलब पॉजिटिव चेहरा था मेरा। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू दिया मैंने। तो दैन फिर बोला ओके जेंटलमैन यू कैन गो। फिर मैं चली गया बाहर।
फिर नेक्स्ट डे हमारा 4 दिन हो चुके थे, मैं 5वें दिन हमारा था, 5वें दिन कुछ नहीं था हमारा, 5वें दिन हमारा वो था, एग्ज़िट थी हमारी, हमारा डिपार्चर था, वहाँ से हमें निकलना था। तो कुछ कैंडिडेट्स को वो रोक लेते हैं री इंटरव्यूज़ के लिए। मतलब अगर री इंटरव्यू के लिए आपको रोका है तो आपके 60-70% चांस है रिकमेंड होने के। तो मुझे रोका था री इंटरव्यू के लिए, मेरे साथ राहिम था जिसके फादर रिटायर्ड मेजर थे, उसको रोका था, और 2-3-4 और थे, उनको भी रोका था री इंटरव्यू के लिए। बाकी सबको भेज दिया था। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसको री इंटरव्यू के लिए रोकें वही सेलेक्ट हो। बहुत सारे हमारे बैच में ऐसे भी थे, बहुत सारे क्या मतलब मेरे बैच में 120-125 थे, उसमें से 6 कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए थे जिसमें मैं भी था, और उसमें 3-4 को रोका था, बाकी 2 तो जो थे वो वैसे ही रेकमेंड उनको लेटर मिल गया था जो ग्रुप में उन्होंने बताया। बाकी मुझे फाइनल मेडिकल भी वो लोग मिले थे मुझे। फिर यह हुआ कि हम गए री इंटरव्यू में वो थे ब्रिगेडियर साहब जो वहाँ के हेड थे आईसीएसबी के मलरी सेंटर के, उन्होंने हमारा री इंटरव्यू लिया था। बाकी मेरा लिया था और रहीम का लिया था री इंटरव्यू। बाकी 3 या 2 कैंडिडेट से मुझे पक्का याद नहीं है अभी, उनको वापस ऐसे ही भेज दिया था, उनको बुलाया, उनको रोका था मगर उनको वापस भेज दिया था। तो मैं जब गया अंदर तो कोई था नहीं अंदर, तो उनका रूम माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रूम बना हुआ था वो। तो मैं एक चेयर पे बैठ गया, जाके चेयर के बिल्कुल मेरे घुटनों से थोड़ा सा फासले के दरमियान एक और चेयर रखी थी, उस पर आके बैठ गए। वो किसी रूम से निकले, वो आके बैठ गए। रूम क्या था, शायद वॉशरूम था या कुछ था, वो रूम छोटा सा, वहाँ से निकल के वो आए, वो बैठ गए ना आगे। तो वो चाय और बिस्किट रखे हुए थे उनके पास, तो वो खा रहे थे, मेरे को सामने फेस टू फेस बैठे हुए थे वो। अब जितना बंदा काम हो, मगर उस टाइम पे थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उतना करीब बैठ गया था आगे। तो मैंने फिर उनसे मैंने बोला सर अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला कैन ज्वाइन मी, उन्होंने बोला मेरे ज्वाइन की मतलब है, उन्होंने बोला कि मेरे साथ बिस्किट खाओ। तो मैंने एक बिस्किट उठाया और खा लिया। तो उन्होंने बोला भूख लग रही है, खाना ममाऊँ? मैंने बोला नहीं सर भूख नहीं लग रही, एवरीथिंग इज़ ओके। तो उन्होंने बोला कि अच्छा खाने से बात याद आई, यहाँ पे जो जितने में खाना था वो सही था? मैं बोला सर अल्हम्दुलिल्लाह घर से अच्छा खाना मिला था यहाँ पर। और बोला प्लेटें व्लेटें सही थी, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट से शिकायत की है कि प्लेटें साफ़ नहीं थी। मैं बोला सर जी सर प्लेट थोड़ी गंदी थी, साफ़ नहीं थी, मगर जब भी मैनेजेबल था। तो उन्होंने बोला सही है। उन्होंने बोला परेशान क्यों लग रहे हो इतना? मैंने बोला सर परेशान नहीं हूँ। तो बोला क्यों, कोई ना कोई परेशानी तो है तुम्हें? बोला सी सर वो परेशानी नहीं है, बस एक इंसिडेंट हो गया था घर में। बोला क्या इंसिडेंट हुआ है, अगर बताना चाहते हो तो बता दो। मैं बोला सर इंसिडेंट क्या था, मेरी पुप्पो थी, उनको डेथ हो चुकी है अभी रिसेंटली। तो बोलना तो ऐसी भी देने क्यों आए थे? मैंने बोला सर मेरे फादर ने कन्विंस किया था, वैसे मेरा इरादा तो नहीं था आने का। तो बोले परफॉर्मेंस कैसी है तुम्हारी ऐसी भी? मैं बोला सर ये तो आप बेहतर जानते हैं। बोले तुम्हारी नज़र में कैसी? मैं बोला सर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस में अच्छी है। तो बोलना सही है। बोलना इस टेबल की लेंथ कितनी होगी? मैंने उनको लेंथ बता दी 7। मैंने बोला सर 7 फिट होगी इसकी लेंथ। बोले विंडो की कितनी होगी? मैं बोला सर चौड़ाई में 3 फीट होगी, लंबाई में 4.5 फीट होगी। तो बोलना है ठीक है। बोलना है अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास एक लेटर है, और ये एक लेटर मैं चाहता हूँ, मगर एक लेटर है मेरे पास और 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों मतलब एलिजिबल हैं रेकमेंड होने के, तो तुम बताओ कि एक बंदा गरीब है और तुम सही हो, तो मैं किसको दूँ? गरीब को दूँ या तुम्हें दूँ? बहुत गरीब है। तो मैंने बोला सर देखें मेहनत मैंने भी करी है, मेहनत उसने भी करी है। मैंने बोला सर जो आपकी नज़र में डिज़र्विंग है आप उसको लेटर दे दें। बोल रहे हैं कि मेरे नज़र में दोनों डिज़र्विंग हो, अब बताओ मैं किसे दूँ? मैंने बोला सर आपके लिए लेटर निकालना कोई इशू थोड़ी है, आप 3 लेटर निकाल सकते हैं एक साथ ही। बोले नहीं ना छोड़ो इस चीज़ को, मेरे पास एक ही लेटर है, तो क्या करोगे? मैंने बोला सर आप मुझे दें लेटर। बोले क्यों, बहुत गरीब है यार, वो बेचारा मरवर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कर रहे थे वो। उसके घर में बहुत वो है, मतलब बहुत गरीब है, उसके घर में कुछ है नहीं खाने के लिए। मैंने बोला सर आप एक काम करें ना, आप मुझे उसका नंबर दें, मैं उसकी हेल्प कर लूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ। बोला यार तुम बेकार बातें कर रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम। तो मैंने बोला सर मैंने भी तो आपको बता दिया कि आप मुझे लेटर दें। बोला वजह नहीं बताई तुमने? तो मैं बोला सर वजह यही है कि भाई मैंने भी इतनी मेहनत करी जितनी उसने की है, आप भी अगर आप उसको दे रहे हैं लेटर, आप मुझे नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ से ना गेट से निकल जाओ बाहर। मैं बोला सही है सर मैं गेट से निकल जाता हूँ। तो उन्होंने बोला रुको 1 मिनट। बोला कहाँ से आए? मैंने बोला सर यहीं कराची से हूँ।
तो बोला ओके सर बोले ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं बोला सर थैंक यू। मैंने वहाँ से सोच लिया पक्का, मैंने बोला मैं तो नॉट रिकमेंड हूँ, पक्का नॉट रिकमेंड हूँ। मेरे बराबर साथ ही एक दोस्त बैठा हुआ था रहीम ना, उसका इंटरव्यू नहीं होता, उसका होने वाला था। मैं बोल उसने मुझे इशारा बोला क्या हुआ, तो फ़ौरन एक वो आ गया था सर्जेंट, उससे बोला जाओ जल्दी बाहर जाओ। तो मैंने उसको इशारा किया, मैं बोला भाई, मैंने गर्दन पे ऐसे ना हाथ फेरा, मैं बोला भाई ख़राब हो गया इंटरव्यू। तो वो भी बेचारा घबरा गया था। तो मैंने चली गया। फिर मेरा नेक्स्ट फिर उसकी कॉल आई मुझे रात को, बोला क्या हुआ था। मैं बोला मैंने उसको अपना सारा सीन बताया, ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो उसने बोला यार अबे तेरी सारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यहाँ क्यों ख़राब कर दी तूने। मैं बोला यार क्या करता हूँ, मुझे बोला था कि यार तू ये सिचुएशन मुझे भी दी थी उन्होंने। मैंने बोला कि गरीब को दे दे, मुझे नहीं दे। अब मैंने बोला यार ऐसा नहीं हो कि वो गरीब मैं ही हूँ। तो वो हंसने लगा फिर। तो फिर ये हुआ कि कल अगले दिन जब आईसीबी का वो था, तो जब मैंने फॉर्म, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कॉल आने शुरू हो गई कि यार तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा क्या बना। मैंने बोला यार मैं देखा नहीं, थोड़ी देर में देखूँगा। किसी का भी नहीं रेकमेंड नहीं आया। उसका रहीम का भी नहीं आया। मैंने जब खोल के देखा तो मेरा रेकमेंड, मैंने सोते हुए देख रहा था तो मेरा रेकमेंड आया, ग्रीन बना हुआ था रेकमेंड का ना। तो मैं खुश हो गया, मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो गया। मैं भागता भागता अम्मी अबू के पास गया, उनको बताया कि मैं रेकमेंड हो गया पीएमए के अंदर 143 लोगों उसमें। तो बहुत खुश हुए सारे घर वाले। तो दोपहर में सब घर, और उन्होंने, मेरी अम्मी ने खाना वाना बनाया अच्छा सा और मिठाई विठाई खिलाई। तो फिर कुछ देर बाद फिर हमारा फाइनल मेडिकल हुआ। फाइनल मेडिकल में मैं टेम्प्रेरी अनफिट हुआ, मेरे होमोग्लोबिन्स कम थे। फिर वो 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया। 2 हफ्ते के बाद मैंने अपने अनार का जूस पिया और खूब चुकंदर खाई। और फिर मैंने वापस टेस्ट करा के रिपोर्ट जमा कराई, फिर मैं फ़िट हुआ। फिर मुझे फ़िट होने के बाद मुझे जॉइनिंग सेक्शन मिल गई थी, और जॉइनिंग सेक्शन मेरी पोस्ट ऑफिस पर आ गई थी, पोस्ट ऑफिस जॉइनिंग सेक्शन मिली। फिर मैं वहाँ गया ESRC, वहाँ पे फिर हमें हमारे वो बैग मिला हमें, फिर हमें कुछ चीज़ें मिली, हमें टिकट मिला। फिर मेरी रवानगी हो गई। 2 साल मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग करी पीएमए के अंदर। फिर वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर मैं पाकिस्तान में सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी एज ए लेफ्टिनेंट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जर्नी पसंद आई होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी जर्नी आपको कैसी लगी।